हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर मनीष बायोलॉजी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एनसीईआरटी 11 को नीट के मद्देनज़र रखते हुए हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम के चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में आपने अब तक जाना कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं। आपने जाना कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है। आपने जाना कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अलग अलग ऑर्गन किस तरीके से काम करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर। और हमने एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पेज में बात लिखी थी इस चैप्टर में, उसमें से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं इस मुद्दे पर भी बात की थी। अगर आपने अब तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर का लिंक देख सकते हैं, जो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उतना अपडेट ही नहीं किया। हमने तो अभी एडिट करके नाम भी नहीं लिखा, ठीक है, और आप सर्च करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए और यूट्यूब पर छाने के लिए ये स्टाइल हमने कहकर मार ली, ठीक है। तो चलिए अब काम करते हैं और बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इस मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन मतलब हमारी खुद की बात हो रही है, तो आप अपनी ही बात करने यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। ह्यूमन तो आप हो, यानी मैं भी उसी आप में शामिल हूँ। हर आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं होता है ना, राघव चड्ढा नहीं होता। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रीथिंग भी शामिल है और रेस्पिरेशन भी शामिल है। ब्रीथिंग का मतलब रेस्पिरेशन से अलग है। ब्रीथिंग में आप इनहेलेशन की बात करते हो, एक्सहेलेशन की बात करते हो। रेस्पिरेशन में आप इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हो। सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचकर कैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहा है और एनर्जी बना रहा है, दिस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टर्म आपको बताता है इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में, जिसमें आप ग्लूकोज को कैटाबोलाइज होते हुए देखते हो, टूटते हुए देखते हो। किसमें? एनर्जी में। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा कभी इत्तेफाक से। सेल के अंदर एक तो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उस साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सॉसेज शेप स्ट्रक्चर जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। इस क्रिस्टे पर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम लोकेटेड होते हैं और इन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की मदद से क्रैब्स साइकिल को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की मदद से पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर क्रैब साइकिल चलाकर एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। ये बेसिक बातें हमने क्लास 9 क्लास 10 में लगभग सीखी थी, ठीक है, और आज हमने उनका ब्यौरा देख लिया। अधिक जानकारी के लिए हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आरआईपी मतलब आज पता चल गया। अब तक हमें कई जगहों पर आरआईपी का मतलब लोग लगाते थे आरआईपी जैसे कोई सेलिब्रिटी मर गया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी जिस दिन, तो कई सारे लोग उदास हो गए थे और लोगों में होड़ मची थी, है ना। मौत का प्रचार सबसे पहले जो करेगा व्हाट्सएप पे वो महारथी कहलाएगा। तो लोगों ने आरआईपी दोस्त, आरआईपी सुशांत, आरआईपी लिख के डाल दिया था। तो आरआईपी मतलब हमारे अनुसार क्या है? रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ओके। और दुनिया की नज़रों में आरआईपी क्या है? रेस्ट इन पीस, है ना, रेस्ट इन पीस, है ना। मौत हो जाने के बाद हम आरआईपी, जैसे बुजुर्ग लोग जब जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर तो उनको जो है वो व्हाट्सएप पर भी कई बार लोग दिखाते हैं उदासी वाला, वो रोने वाला वो लगाकर इमोजी, है ना, जिसमें आंसू बहते हैं ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी की एक वो रहती है ऐसे, देखा होगा आपने भी। मतलब एक छोटा सा ऐसा गोल रहता है, उसमें ऐसा बना रहता है और नीले रंग का ऐसा आंसू बना रहता है, ठीक है। तो ऐसा वाला इमोजी रहता है, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है यहाँ पर वो ये है कि रेस्पायरेशन इन प्लांट में इस बात को अधिक जानकारी के तौर पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो फिलहाल हमें पढ़ना है वो ये कि कैसे काम करता है हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। आप ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन के बीच अंतर स्थापित कर चुके हो, अंतर समझ चुके हो। आपको एक बेसिक डिफरेंस पता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक नहीं होते,
ब्रीथिंग में आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात कर रहे हो, रेस्पिरेशन में आप एक कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात चल रही हो जो सेल के अंदर चल रहा है। ब्रीथिंग सेल के बाहर चल रहा है, रेस्पिरेशन सेल के अंदर चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब हमें यहाँ पर अपने इस पार्ट को कवर करना है। इस पार्ट में आपको फेरिंग्स की बात करनी है, इस पार्ट के अंदर आपको नॉस्ट्रल्स की बात करनी है, इस पार्ट के अंदर आपको ट्रैकिया की बात करनी है, इस पार्ट के अंदर आपको साउंड बॉक्स की बात करनी है, यहाँ ब्रोंकियोल, अल्वियोलाई, इन सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं हमें बात करनी है। एक एक लाइन को पढ़कर हम जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा है उनकी उम्मीद जताएंगे और आपको बताएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि वही जानने तो आप यहाँ आए हो। अगर सब घर बैठ के पता चल जाता कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो घर पे बैठ के पढ़ते ना, यहाँ क्यों आते? ठीक, तो यहाँ पर जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ सुनने में वो बहुत थोड़ी सी आसान लगेगी, लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे उनके जवाब अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप समझदार हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के अंदर और बेसिक थोड़ा बहुत हमें पता है इस चीज़ का, क्योंकि टीचर ने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, आप जब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ पर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है आपके नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से जो हवा आपने खींची, मतलब नाक के छेदों से जो हवा अंदर गई, वो छेद नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से वो हवा पहुंचेगी नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से वो हवा पहुंचेगी आपके ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया को ही कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, ट्रैकिया से वो हवा पहुंचेगी आपके ब्रोंकस में। ठीक है, कहाँ पहुंचेगी? ब्रोंकस में। ब्रोंकस के फर्स्ट पार्ट को ही ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो एयर पाइप का फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एयर पाइप और ब्रोंकस। वैसे ट्रैकिया ही एयर पाइप के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो हमारा ब्रोंकस है, ठीक है, जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का जो एंटीरियर पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रोंकस जो है वो आगे चलकर लंग्स में अपने ब्रांचेस देता है। हमारे दिमाग में आता है कि ब्रोंकस के बाद एकदम से ब्रोंकियोल बोलना है, ये गलती मत करना। ब्रोंकस के बाद लंग्स बोलना है, और लंग्स के अंदर घुसने के बाद जो है वो ब्रोंकस ब्रोंकियोल बने। आई बात समझ में? तो दिस इज द पार्ट जहां पर गलती होती है नीट एग्जाम में। उसने पूछा अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ठीक है, तो आपसे अगर किसी ने पूछा कि किस तरीके से हवा आपके अलविलाई तक पहुंचेगी, तो आपको कहना है पहले नाक के छेद से हवा अंदर घुसेगी, फिर नाक में जहां आपको बाल नज़र आते हैं उस वाले नेसल पैसेज से गुजरेगी, फिर वहां आगे चलकर उसकी मुलाकात ट्रैकिया से होगी। ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप का ही दूसरा नाम है, एयर पाइप का ही दूसरा नाम है, श्वास नलिका का ही दूसरा नाम है, और एयर पाइप या ट्रैकिया से वो हवा पहुंचेगी आपके ब्रोंकस में। ठीक है, ब्रोंकस से वो हवा जाएगी आपके लंग्स में, और लंग्स से वो हवा आपके जाएगी ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल की जो फाइनल ब्रांच होगी वो एक सैक लाइक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जो वन साइड थिक होगा, और उसे अल्विलाई कहेंगे। अल्विलाई इज वन साइड थिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए आपके लंग्स नहीं, आपके लंग्स में एल्विलाई जिम्मेदार है, और ये सवाल नीट में आ चुका है। ठीक, ये पाथवे वाला सवाल और वेयर इज एयर गेट एक्सचेंज इन द लंग्स, ये वाला सवाल। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, आपके ट्रैकिया को आप जानते हैं, एयर पाइप का ही दूसरा नाम ट्रैकिया है। अगर हम एक नॉर्मल सीक्वेंस को समझें कि कौन कौन से अंग हैं
जो हवा को रिसीव करेंगे इनहेलेशन के समय, तो वो ऑर्गन में हम क्या क्या नाम लेंगे? सबसे पहले हमने नाम लिया नाक के छेद, नॉस्ट्रिल का, देन नेसल पैसेज, नेसल पैसेज, ये पैसेज है नेसल पैसेज अंदर के साइड, ठीक है। मतलब हवा को, अगर हवा ऐसे अंदर घुस रही है तो उसको अंदर घुसते समय कितनी सारी झाड़ियों का सामना करना पड़ता होगा, ठीक है। झाड़ियाँ आती होंगी बीच में, झाड़ियों को पार करके वो अंदर पहुँचती होगी, ठीक है। तो ये झाड़ियों को पार करके वो कहाँ गई? आपके आपके फेरिंग्स वाले रीजन में, फेरिंग्स वाले रीजन, ठीक है। फेरिंग्स, फेरिंग्स में आपको कई सारी ओपनिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। फेरिंग्स जैसे कॉमन पैसेज, एक चौराहे की तरह है फेरिंग्स, उस फेरिंग्स में आपको कई सारी ओपनिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। आगे के साइड एक ओपनिंग है जिसको हमने नाम दिया एपिग्लॉटिस, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये नाम गलत है, ठीक। लैरिंग्स, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपका भी जवाब गलत है बरखुरदार, ठीक। मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं, मेरा सवाल है ओपनिंग ऑफ एयर पाइप क्या है, ओपनिंग ऑफ फुट पाइप क्या है। जब हम फेरिंग्स में पहुंचते हैं तो नीचे की ओर हमें दो पाइप मिलते हैं, एक एंटीरियर पाइप, एक पोस्टीरियर पाइप, एक एंटीरियर ओपनिंग, एक पोस्टीरियर ओपनिंग। एंटीरियर ओपनिंग से हवा नीचे जा रही है, पोस्टीरियर ओपनिंग से फुट नीचे जा रहा है स्टोमक में, ठीक है। आगे की ओर एयर पाइप है, ए से आगे, ए से एयर पाइप, ऐसे याद कर लो, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। यहाँ पे ऐसे दो पाइप, ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ गले में, ठीक है। तो आगे एयर पाइप, पीछे फुट पाइप, ठीक है। आगे एयर पाइप, पीछे फुट पाइप। कैसे याद करेंगे? ए से आगे, ए से अंदर, क्या? एयर पाइप, वेरी गुड। ए से आगे, ए से एयर पाइप। एंटीरियर साइड पर कौन है? एयर पाइप है, और उस एयर पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं। मेरा सवाल यहां पे ये था कि उसके ओपनिंग का नाम क्या है, उसके छेद का नाम क्या, उसके छेद का नाम है एपिग्लॉटिस या ग्लॉटिस या गलेट? ग्लॉटिस से कवर रहता है, गलत जवाब। चलो, आपने अधिकतम प्रयासों की सभी सीमाएं पार कर ली हैं, इसे मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं ऐसे में खड़े होकर देख रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर दूं, तो आगे के साइड उसके लंग्स आएंगे, पीछे के साइड उसका जो है वो स्टोमक आएगा, समझ? ठीक। तो लंग्स में पहुंचाने के लिए जो पाइप है उसका नाम है एयर पाइप, और स्टोमक में पहुंचाने के लिए जो पाइप है उसका नाम है फुट पाइप। फुट पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं और एयर पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, पता है आपको इतना, ठीक है। एयर पाइप की ओपनिंग को कहते हैं, बताओ? ग्लॉटिस इज द नेम ऑफ द ओपनिंग ऑफ एयर पाइप। एपिग्लॉटिस तो कार्टिलेज का जो फ्लैप है उसे बोल रहे हैं, और वो कार्टिलेजनस फ्लैप है, ठीक है। कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्रैक्टर के साइलेंसर के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा रहता है, जैसे ही एक्सीलरेट करते हैं ऐसे ऐसे होता है वो, ठीक, देखा है? वेरी गुड। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि एयर पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहना है, एपिग्लॉटिस नहीं, ग्लॉटिस, ठीक है। ऑप्शन में एपिग्लॉटिस ही मिलता, ग्लॉटिस ही मिलता, हम एपिग्लॉटिस लगाते हैं और गलत करके आते हैं, ठीक है। तो दिस इज ग्लॉटिस, जिसे एयर पाइप की ओपनिंग के रूप में जाना जाता है। और एक होता है फुड पाइप की ओपनिंग, उसे कहते हैं गलेट या गुलेट, ठीक है। आपको खाना खाते समय खाना फुड पाइप में ही पहुंचाना है, गलेट में ही पहुंचाना है, ना कि ग्लॉटिस में। तो आपका खाना पहले गड्ढे में गिरना चाहिए स्वैलो करते समय कि दूसरे गड्ढे में? गिरना तो पहले गड्ढे में चाहिए भाई। आप जा रहे हो, एक रास्ता, एक गड्ढा पहले आया, फिर दूसरा गड्ढा बाद में आया, तो आप उछल के दूसरे गड्ढे में गिरोगे या पहले गड्ढे में गिरोगे? पहले गड्ढे में गिरोगे। तो ड्यूरिंग स्वैलोइंग खाना तो एयर पाइप में जाना चाहिए, लेकिन एयर पाइप के स्थान पर वो खाना स्वैलो करते समय, निगलते समय आपके फुड पाइप में जाता है,
आहार नलिका में जाता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप स्वेलो करते हो उस टाइम ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ, एपी शब्द का मतलब ही होता है ऊपर, अपॉन, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस नाम का एक कार्टिलेजिनस फ्लैप ग्लॉटिस को कवर कर देता है। तो खाना ग्लॉटिस के ऊपर नहीं जाता, एपिग्लॉटिस की वजह से वो स्लाइड होकर फूड पाइप में चला जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आपको याद इतना रखना है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने और घुमाया सवाल, स्वेलोइंग करते समय या जब हम स्वेलो करते हैं किसी चीज को, तो उस समय एयर पाइप बंद होता होगा या खुलता होगा? खुलता होगा, क्योंकि हमें तो खाना एयर पाइप में ले जाना है ना? बंद हो जाता है। आई बात समझ में? तो ड्यूरिंग swallowing एयर पाइप गेट closed with the help of epiglottis to prevent the entry of food in air pipe। एयर पाइप में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ग्लॉटिस को किस ढक्कन से बंद करना है? एपिग्लॉटिस नाम के ढक्कन से बंद करना है। ठीक है। कई बार हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है, जो लगा रहता है, और कई बार खाना खाते वक्त हम कुछ सोच रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कहीं और हो जाता है और हमारे दिमाग हमारे एपिग्लॉटिस को कंट्रोल करना भूल जाता है। तो कई बार एपिग्लॉटिस सही टाइम पर बंद नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस सही टाइम पर ग्लॉटिस को ढक नहीं पाता, जिसकी वजह से फूड ग्लॉटिस में चला जाता है, एयर पाइप के छेद में चला जाता है, और तुरंत एयर पाइप के रिसेप्टर्स उस चीज़ को सेंस करके आपके ब्रेन को एक मैसेज भेज देते हैं कि कुछ ऐसा अंदर आने की कोशिश कर रहा है जो नहीं आना था, कृपया करके डायफ्राम को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ब्रेन तुरंत डायफ्राम तक एक मैसेज पहुंचाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर। तो वो तेजी से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और हवा का प्रेशर आपके लंग्स से, आपके मुंह से, आपकी नाक से बाहर आता है। तो जो भी एयर पाइप में भरा रहता है वो खटाक से बाहर निकलता है और आप कहते हो ठसका लग गया। समझ में आ गई बात? तो ठसके का कारण पता चल गया। ठीक है, चलिए। तो किसी ने आपसे पूछा कि कौन है जो ग्लॉटिस को ढक देगा एट द टाइम ऑफ swallowing? एपिग्लॉटिस। ठीक है। फुट पाइप की ओपनिंग क्या है? गलेट। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसमें कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं? आज कंफ्यूज हुए तो आगे भी हो सकते हो, कि गारंटी थोड़ी ना है कि एक बार पढ़ देने पर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसको याद करने का तरीका यह है, गुलेट आपको पता है फुट पाइप है, आप इस गुलेट का या गलेट का गल पकड़ लो। ये थोड़ा सा गुल जैसा लग रहा है, गुल। इससे आपको दो चीजें याद आएंगी, एक याद आएगा गुल खिलाना, और एक याद आएगा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन समझते हो ना? ठीक है। तो गुलाब जामुन फूड आइटम है या हवा है कोई सी? फूड आइटम। फूड आइटम यानी गुल से गुलाब जामुन फूड आइटम है। ये फूड आइटम आप फूड पाइप से अंदर लोगे या एयर पाइप से अंदर लोगे? फूड पाइप से। याद हो गया कि फूड पाइप की ओपनिंग जो है वो गलेट है, एयर पाइप की ओपनिंग ग्लॉटिस है। तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और गलेट के बीच अंतर स्थापित कर पाओगे? ये पाथवे समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? थोड़ा बहुत आया? कुछ अपडेट हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फेरिंग्स तो आपको पता ही है, फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पर आपका एयर पाइप भी है, एयर पाइप की ओपनिंग भी है, फुट पाइप की ओपनिंग भी है, कान से आने वाली यूस्टैचियन ट्यूब की ओपनिंग भी है, और इस नॉस्ट्रिल की ओपनिंग भी है। तो ये एक चौराहे की तरह है। चौराहे पर चार रास्ते मिलते हैं, जहाँ पर अक्सर सुबह एक कटा हुआ तरबूजा रखा रहता है। अभी नवरात्रि आएंगे तो जगह जगह तिराहे पर, चौराहे पर आपको एक कटा हुआ कुछ कद्दू या तरबूज मिलेगा, है ना? ऐसा बकरा तो काटते नहीं आजकल, तो कद्दू हलाल कर देते हैं। ठीक है। तो कहीं भी कद्दू ऐसा रखा मिले तो उठा के सब्जी के लिए मत लेके आ जाना, वो तंत्र विद्या से अभिमंत्रित किया है, हो सकता है उससे आपके घर में जो है बाधाएं शुरू हो जाए। ठीक है, प्रेत बाधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर मुझे बुलाना पड़ेगा आपको घर में, कर दूंगा सब व्यवस्था। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से एक बार और बता दूंगा काम की चीज़। फेरिंग समझ में आ गया सबको? तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन सिखाए। एक एपिग्लॉटिस वाला जो आपने गलत कहा था, वो क्वेश्चन आपको अपडेट हो गया, और जो है आपको पाथवे जो था वो क्लियर हो गया। ठीक है।
तो बताओ, ये अगर इस डायग्राम की मैं बात करूं आपसे, इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायफ्राम, ये डायफ्राम है। डायफ्राम आपके थोरेसिक रीजन को आपके एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करने वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लंग्स की जो कैविटी है वो यहाँ इंक्रीज होती है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इनहेलेशन के समय हमें लंग्स के अंदर ज़्यादा हवा को अंदर लेना है, तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। भाई जगह बनाओगे तभी तो आके लोग बैठेंगे, ठीक है। इसीलिए बस में एंटर होते ही कंडक्टर पीछे वालों क्या बोलता है, भैया खिसा के बैठना, भैया आंटी बच्चों को गोद में लो, ऐसे बोलता है। बस में आपने कभी सफर किया होगा तो अक्सर ही 2-3 डायलॉग उनके सुनने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब आप उतर रहे होते हो, भैया किराया हो गया, अपन बोलते हैं हाँ हो गया, लेकिन अपन ने दिया नहीं था, ठीक है। अपन स्कूल के बच्चे बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो कई बार ऐसा ओकेशन अपन को, कई बार ऐसा मौके अपन को मिले हैं कि कई बार अपन ने बस का किराया बिना दिए सफ़र किया है और जो बचे हुए 10 रुपये थे उसके समोसे खाए हैं, ठीक है। तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि अगर किसी और को बिठालना है तो जगह तो बनानी पड़ेगी। अब यहाँ तो जगह ही जगह है, कल को अगर यहाँ जगह नहीं होती, पूरा खचाखच भरा होता, तो मैं कहता अरे यार थोड़ी जगह बना लो, नए बच्चे को बैठना है, समझ गए। लेकिन अभी तो आप लेट के भी पढ़ोगे तो भी जगह ही जगह है समझ गए बात को। तो डायफ्राम जो है वो आपके थोरेसिक रीजन को आपके एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करता है, क्लियर। दो चीजें, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन दोनों में अंतर कौन बताएगा? कोई है ऐसा नौजवान जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी, हाँ बताओ। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप शामिल करेंगे? अल्वेलाई हो गया, ब्रोंकियोल हैं, ओके। क्या आप अपने अपने लंग्स को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा मानेंगी? मानेंगी। क्या आप ट्रैकिया को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स को छोड़कर सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन आएंगे। आपका जो नॉस्ट्रिल है, आपका जो फेरिंग्स है, आपका जो ट्रैकिया है, आपका जो ब्रोंकस है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम मेनली शामिल करते हैं हमारे लंग्स को। एल फॉर लोअर, एल फॉर लंग्स, एल फॉर लोअर, एल फॉर लंग्स, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली टेक प्लेस एट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर। इनहेलेशन यूजुअली ऑकर्स एट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो कई बार पॉजिटिव एजेंट होते हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं, उनको पैथोजेंस बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस, और कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं जो आपके लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं, जैसे निमोनिया, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आपके लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जंजीर क्यों बनी हुई है? क्या ये जंजीर है? बताइए, ये जंजीर क्या है? ये जंजीर प्लूरल मेम्ब्रेन है? ये जंजीर रिब्स हैं, कटी हुई रिब्स हैं। ये ऐसे काट के देखोगे, रिब्स काटोगे तो अंदर जाओगे। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो जब आपको थोरेक्स पढ़ाएंगे तो रिब्स को काटेंगे पहले, फिर आप लंग्स तक पहुंचोगे, ठीक है, समझ गए? तो ये जो आपका रिब्स है, लंग्स के ऊपर ही जो येलोइश कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन्स, जो एक बाहर की ओर है और एक अंदर की ओर है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और उस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड। ये लंग्स को झटकों से बचाएगा, ठीक है। आप गिर जाते हो, टकरा जाते हो, चोट लग जाती है, तो लंग्स घायल ना हो जाए, इसलिए पहले रिब्स का प्रोटेक्शन दिया गया, फिर प्लूरल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है।
और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच जो प्लूरल फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स को डैमेज होने से बचा रहे हैं। ठीक है, कई बार इस प्लूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो फिर वो पानी पीछे से लंबर पंचर करके इंजेक्शन के ज़रिए निकालते हैं। मिल्की कलर का भी होता है और ग्रेश कलर का भी होता है। ठीक है, 1-1 लीटर पानी निकलता है, पूरी बॉटल भर जाती है ऐसा, है ना, और टूटी फूटी बॉटल में निकालते हैं, है ना। बॉटल पानी की रहती है, बाकी बॉटल अच्छी नहीं लगेंगी, किसी ने वो समझ के पी लिया तो, है ना, उसको पता नहीं कैसी चढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि प्लूरल फ्लूइड जो है लंबर पंचर करके एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ बताओ ये क्या है, डायफ्राम क्या है, बता दोगे आप। ठीक है, तो डायफ्राम को खींचोगे ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से आप ज़्यादा इनहेलेशन कर पाओगे। तो एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, अभी जो चीज़ आपको समझने वाली है वो ये है कि ये एपिग्लॉटिस क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स जो होता है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया होता है, जिसे वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये 2 पेयर में होता है, 2 जोड़ों में होता है। और जब आप बात करते हो, जब आप बोलते हो, जब आप गुनगुनाते हो, जब आप अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हो, ठीक है, डरावनी, ठीक है, या फिर आप बिल्ली की आवाज़ निकाल लेते हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से जो है फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से कई बार स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से आप बोलते हो आपका गला लग गया। कई बार बहुत खांसते हैं हम सर्दी खांसी के दौरान, राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से खांसी हुई, म्यूकस बाहर निकालने के लिए, या फिर एलर्जन ज़्यादा अंदर जाने के लिए, या फिर हिस्टामिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाने की वजह से आप बहुत तेज़ खांसते हो। तो खांसते वक्त आपके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो अगेन टकराते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में चेंज आ जाता है। ठीक, आप बोलते हो गला बैठ गया है। ठीक, ठीक है, तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि कहीं ना कहीं वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराते हैं, और वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स में शामिल किए जाते हैं, वॉइस बॉक्स के अंदर वो आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हवा इन सारी चीज़ों को पास करके अंदर जाती है। जो तुम्हारे पास लैरिंग्स है वही सेम चीज़ बर्ड्स में क्या है? वेरी गुड, सिरिंग्स। ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, बर्ड्स में सिरिंग्स होता है रेस्पायरेशन के लिए, सॉरी वॉइस बॉक्स के रूप में उनका सिरिंग्स काम करता है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए थोड़ा सा। यहाँ पर आपको अपर और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमारे एयर पाइप को कोलैप्स होने से रोकने के लिए, हमारे एयर पाइप को सिकुड़ने से रोकने के लिए उस पर कुछ रिंग लगे हुए हैं। वो रिंग कंप्लीट हैं या इनकम्प्लीट हैं, ये एक सवाल आ सकता है। तो जवाब है इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, जो आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकने के लिए कौन रोके, कौन प्रिवेंट कर रहा है? तो देखो, एक आपने देखा होगा टिल्लू पंप करके एक पंप होता है जो पानी को खींचता है और ऊपर चढ़ाता है जब घर बनता है। तो एक पंप होता है छोटा सा, आप क्या करते हो, आप जैसे छत डली आपकी, अब आप पानी ऊपर चढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि अपन को कहीं भी पाइप से पानी दिखता है तो उसको एसेस करने में मजा आता है। आगे का मुंह दबा लो, प्रेशर बनाओ, देखो दूर तक जा रहा है कितना पानी, ऐसे करके खेलते हैं। ठीक है, तो जो टिल्लू पंप का एक कोना है वो आपको टैंक में लगाना पड़ता है, और जो दूसरी तरफ है उससे पाइप कनेक्ट करना पड़ता है। तो एक तरफ से पानी खींचता है, एक तरफ से जो है बढ़ता है, एक तरफ से पानी का सक्शन हो रहा है। तो सक्शन करने के लिए अगर कोई मशीन प्रेशर अप्लाई कर रही है तो वो ऐसे सिकुड़ जाएगा कि नहीं सिकुड़ जाएगा? पाइप सिकुड़ जाएगा। भाई एक कागज़ के पाइप को आप एकदम से जो है अगर सक्शन क्रिएट करो तो सिकुड़ जाएगा कि नहीं? तो उस सिकुड़न से बचने के लिए आपके ट्रैकिया पर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग मौजूद होते हैं। इनकम्प्लीट
सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, और यू शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एयर पाइप को, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकने के लिए क्या है उनके ऊपर? इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग। ठीक है, लैरिंग्स कार्टिलेजनस वॉइस बॉक्स से पता होना चाहिए। स्वेलो करते समय ग्लॉटिस को थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप से कवर कर देते हैं, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। खाना जो है वो लैरिंग से होता हुआ आपके कहाँ पहुँचता है? सॉरी, लैरिंग्स में तो हमें खाना नहीं भेजना, क्योंकि लैरिंग्स में आएगा तो ठसका लगा देंगे अपन। तो उस ठसके से बचाने के लिए लैरिंग्स को बंद रखने के लिए क्या करेंगे हम? एपिग्लॉटिस से मदद लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा काम का है। ठीक है, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। ये लाइन बहुत काम की है। ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेक्स में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7, ऐसा हमको लगता है। 12, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये सही लगता है। ठीक है, सर्वाइकल में 7 होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रम में 1 होता है, कॉकिक्स में 1 होता है। ठीक है, समझ गए? इसको हमने कैसे याद किया था? सर थोड़ा लंबा से को 7, 12, 5, 1, 1। ठीक, सैक्रम और कॉकिक्स ऐसे वर्टिब्रे हैं जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, है ना? तो 7, 12, 5, 1, 1 से हमने याद करा। सर थोड़ा लंबा सेको से आपको सारे वर्टिब्रल बोन याद हो गए। ठीक है, सर्वाइकल में 7 बोन्स हैं, थोरेसिक में 12 हैं। तो थोरेसिक का कौन सा 5वां लेवल जो होता है वर्टिब्रे का, उसमें जो होता है ट्रैकिया, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो एग्जाम का सवाल सुनो, एट विच लेवल ऑफ वर्टिब्रे, at which level of thoracic chamber, at which level of vertebral bone the air pipe get partitioned into left and right primary bronchi? तो क्या बोलोगे आप? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट के रूप में आपको नजर आएगी, है ना? तो ये लेवल पूछ सकता है, किस लेवल पर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म होती है? तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर फॉर्म होती है। याद हो गया? चलिए, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, आगे चलकर जब ये ब्रोंकाई और फर्दर ब्रांचेस बनाएगी तो सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकियोल के रूप में नजर आएगी। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल फाइनली टर्मिनेट होंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक वन सेल थिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जिसको अल्विलाई बोलेंगे, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। अल्विलाई के इर्द गिर्द बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो अल्विलाई में आए हुए ज्यादा प्रेशर की ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ब्लड वेसल में जो ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अल्विलाई के अंदर भेजते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन काम की है, उसको समझ लो आप अच्छे से। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल। द ट्रैकिए, काम का पॉइंट, द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring। यहां से एक सवाल मुझे ऐसा लगता है कि नीट का एग्जामिनर आपके लिए तैयार कर सकता है। Which of the following possess incomplete C-shaped cartilaginous ring? ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी इनिशियल ब्रोंकियोल, ऑप्शन डी टर्मिनल ब्रोंकियोल। Which of the following in which of the following incomplete C-shaped cartilaginous ring is absent? ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी प्राइमरी
सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी इनिशियल ब्रोंक्यूल, ऑप्शन डी टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जवाब हो जाएगा। आया कुछ समझ में? इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये चांस है कि जो हवा लेकर आ रहा है ट्रैक्ट उसमें कोलैप्सिंग हो सकती है, लेकिन इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ट्रैकिया, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ही इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग देखने को मिलते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कैटेगरी का सवाल बन गया। ठीक है, क्या सवाल बन गया बता दिया अभी मैंने आपको। तो बताओ, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग आपको कौन कौन से पार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं? बताओ, ट्रैकिया पे होते हैं? हाँ होते हैं। दूसरा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी का थोड़ा सा लॉजिक और समझाऊंगा अभी मैं। ठीक, क्या ब्रोंक्यूल में नहीं रहते? उसमें तो लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। ओके 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 ओके, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या डिफरेंस है, बता दोगे आप? वो दूसरा मैटर है। तो क्लियर होगी कहानी? ठीक, देखो, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में अंतर है, इस बात से आप सहमत हो? देखो यहां देखो, ये आपका ट्रैकिया, ठीक है, ये आपका ब्रोंकस वाला पार्ट। ब्रोंकस क्लियर हो गया? ब्रोंकस, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकस यहाँ तक। ठीक, ब्रोंकस के बारे में हमने क्या पढ़ा है? राइट और लेफ्ट में कौन घुस रहा है अंदर? बताओ पढ़ के, राइट और लेफ्ट लंग में कौन घुस रहा है? प्राइमरी एंड राइट एंड लेफ्ट, प्राइमरी क्या लिखा है? पढ़ो। अच्छा, चलो, क्या लिखा है? ये ब्रोंकस कहाँ लिखा है? ये ब्रोंकस और ब्रोंकाई में कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना? नहीं होता? ट्रैकिया जो है मिड थोरेसिक रीजन में जाके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो इस तरीके से लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंशिएट किया, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, ऐसे में देखते हैं। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट में जो ब्रोंकाई आए, ठीक है, ये आगे चलकर इस तरीके से ब्रांचेस निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं प्राइमरी ब्रोंकाई कह दूं। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई की जो फर्दर ब्रांचेस होंगी, उन फर्दर ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई, इतना समझ में आ गया? और ये टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस बनाएंगे जिनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे, है ना? एक बार और अच्छे से समझ लो।
ट्रैकिया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर लंग्स में अपनी एंट्री लेता है, लंग्स में एंट्री लेता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको 1 डिग्री तो नहीं बोलोगे, इसको प्राइमरी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सही दिखा है। ब्रोंकाई आगे चलकर आपको देगी सेकेंडरी ब्रोंकाई, राइट सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये आगे चलकर आपको देगी टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आपको क्या देगी? ये आपको देंगी ब्रोंक्यूल्स। और जो स्टार्टिंग के ब्रोंक्यूल होंगे उन्हें कहेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आएंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्विलाई। ये किसको समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा? ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको देखने मिलेगा कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पाथवे पता होना चाहिए। ठीक, किस लेवल पर ये ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रांचेस में डिसोसिएट हो गया? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पर। ठीक है, हाँ बोलो। एल्विलाई में अच्छा, हाँ होता है तुम्हारे अनुसार। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट के हिसाब से, कैटाबॉलिज्म नहीं होता है। कैटाबॉलिज्म केवल सेल के अंदर होता है ना। एल्विलाई पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपको समझनी है ना। नोट कर लो इसको, काम का है ना। तकल्लुफ़ कर लो थोड़ा सा। अब तो आइसक्रीम भी डाइजेस्ट हो गई होगी, एनर्जी आ गई होगी। ठीक है, प्यास भी लग रही होगी थोड़ी थोड़ी, पानी वानी पीते रहो। ठीक है, ठंडा मीठी चीज़ ठंडा खा लो तो थोड़ा प्यास लगने लगती है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे गले में, हाइड्रेशन बना रहे सेल्स का, है ना, और आवाज़ अच्छी निकलती रहे, और म्यूकस जो जम गया है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो सके, घुल सके, बाहर आसानी से निकल सके, है ना। गले में जो कार्टेज चुभ रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, उससे मुक्ति मिल सके। इसलिए बीच बीच में पानी पीते रहते हैं हम लोग भी, क्योंकि पढ़ाते समय जो है वो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो थोड़े सूख जाते हैं, तो उनको हाइड्रेट कर लेते हैं, उससे आवाज़ अच्छी निकलती है। ठीक, तो कोई पूछेगा आपसे इनके बारे में बता दोगे? ट्रैकिया क्लियर हो गया आपको?